हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर। ऑल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विच आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके फाइनल एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, उनको हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, एक ए है और एक बी है। ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर एंड b is equal to x y cube. x and y are prime numbers, then HCF of AB is, मतलब हमने जो हमारे पास दो नंबर है a एंड b, इन दोनों का HCF निकालना है। ओके, तो इनको हम किस तरह से करेंगे। हमारे पास जो a है दैट इज x क्यूब वाई स्क्वेयर, ये हमारे पास a हो गया, और हमारे पास जो b है दैट इज एक्स वाई क्यूब। तो जो दोनों नंबर है इन दोनों का हमने क्या निकालना है, HCF। तो अगर आप इन दोनों का HCF निकालना चाहते हैं, HCF ऑफ A एंड B, उसके लिए आप क्या करेंगे, x की जो मिनिमम पावर है, जैसे यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ की पावर x की पावर 1 है, तो जो दोनों में जो x वेरिएबल है उसकी जो मिनिमम पावर वो लेंगे, तो मिनिमम पावर होगी हमारे पास x। ऐसे y की, यहाँ पे y की पावर 3 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, तो इन दोनों में जो मिनिमम पावर है वो लेंगे, दैट इज वाई स्क्वायर। सो दिस इज HCF ऑफ दिस टू नंबर A एंड B। अच्छा, यहाँ पे HCF पूछा है, वो LCM भी पूछ सकता था। अगर आपसे LCM पूछे तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इन दोनों नंबर का आपसे LCM पूछा जाता है तो फिर LCM क्या होगा बेटा, LCM के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे, यानी x की पावर 3 एंड y की पावर 3, तो ये आपका LCM हो जाएगा और ये आपका HCF। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि रूट टू जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए बच्चों आप लोग क्या करेंगे, हम लोग ये लेट कर लेंगे कि रूट टू जो है वो इरेशनल ना होकर के एक रेशनल नंबर है। यहां से स्टार्ट करेंगे, लेट रूट टू इज ए रेशनल नंबर। सबसे पहले हम इसको एक रेशनल नंबर मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि जो रूट टू है वो आपका एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो ए अपॉन ए एंड बी है वो दोनों क्या है, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर, सॉरी, इन दोनों को हम लोग क्या लेंगे कि ये को प्राइम है, मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ भी नहीं है। इतना करने के बाद अभी फिलहाल हमने इसको क्या लेट किया है कि जो रूट टू है वो रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग हम इसको लेके चलेंगे, और आगे एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर हमें ऐसा लगेगा कि जो चीज हम लेके चले हैं वो गलत है, और जैसे हम इसको गलत मानेंगे तो ये हमारा रेशनल ना होकर के इरेशनल प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए आप इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इसमें आप दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दीजिए। तो आप रूट टू का स्क्वायर करेंगे और उधर आप करेंगे ए अपॉन बी का स्क्वायर। ये हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया बेटा। दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिला, यहाँ पर 2 और यहाँ हमें मिल गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे इसके अपॉन में आप 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये जो एक्सप्रेशन है आपके सामने 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको आप किस तरह से देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स, इसका मतलब आप लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, उसके बाद आप लिख सकते हैं इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स ए।
तो अगर 2 एक को डिवाइड कर रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 इज समथिंग मल्टीपल ऑफ ए। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 है और 10 को 2 डिवाइड्स कर रहा है तो 2 का समथिंग मल्टीपल आपका 10 होगा। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डिवाइड्स ए, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि जो ए है वो 2 का समथिंग मल्टीपल है। तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ, ये 2m है, वेयर m इज सम इंटीजर, जहाँ पर m जो है वो हमने क्या ले लिया, कोई इंटीजर ले लिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको मैं आप एक एग्जाम्पल के थ्रू भी ले सकता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है 2b² अपॉन a²। मान लो ये हमारे पास है 400 और 400 को मैं अगर लिखूं, इसको मैं लिख दूं 4 इंटू 100। देखिए यहाँ पे जो a² है उसको मैं, यहाँ पे जो 400 इसको मैंने लिख दिया 20 का स्क्वायर, ओके। और यहाँ 4 और जो 100 है उसको मैंने लिख दिया 10 का स्क्वायर। सेम यही सिचुएशन है बेटा। जो लेफ्ट साइड में तो आपका ये लिखा है सपोज 4 इंटू 10 स्क्वायर और राइट साइड में आपका लिखा हुआ है 20 स्क्वायर। तो अगर 400 को मैं 4 इंटू 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ तो इसको देखिए 2 डिवाइड्स a², तो यहाँ 2 की जगह क्या है आपका 4 है, तो 4 डिवाइड्स 20 स्क्वायर, मतलब जो 4 है वो 20 को स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी 400 को डिवाइड कर रहा है। तो ये जो 4 है ये 20 को भी डिवाइड करेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 डिवाइड्स बताओ 20 को स्क्वायर को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा 400 को। तो फिर ये 20 को भी डिवाइड करेगा, तो 4 डिवाइड्स 20। तो अगर 4 20 को डिवाइड करेगा तो जो ये 20 है ये 4 का समथिंग मल्टीपल होगा, मतलब 4 इंटू 5। तो यहाँ पे जो 5 है ना ये m लिया है मैंने, यहाँ पे जो 5 है उसको मैंने यहाँ पे क्या ले लिया m। तो इसी तरह से जो हमने यहाँ पे किया है दैट इज a इज इक्वल टू, यहाँ a की जगह आपका 20 है तो 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 किया, तो यहाँ a इज इक्वल टू 2 इंटू m किया है, वेयर m इज सम इंटीजर। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है उसको आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। तो पुट वैल्यू ऑफ a, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो आप a की वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, दैट इज 2b² इज इक्वल टू, यहाँ पे a की जगह आप 2m रख दीजिए और यहाँ पे फिर हो जाएगा 2m का स्क्वायर। तो हमारा आया बेटा 2b² इज इक्वल टू 4m²। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, तो आपका आ गया b² इज इक्वल टू 2m²। अब इसको 2m² को इधर लिख दीजिए और b² को राइट में लिख दीजिए। अब फिर हम वैसे लिखेंगे इसको पहले की तरह ही, 2 डिवाइड्स b², यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों 2 डिवाइड्स b²। अगर 2 b² को डिवाइड कर रहा है तो b को भी करेगा, इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स b। अगर 2b को डिवाइड कर रहा है तो b इज समथिंग मल्टीपल ऑफ 2, तो b इज इक्वल टू, इस बार मैं 2n कर देता हूँ, वेयर n इज सम इंटीजर, सम इंटीजर। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे थोड़ा सोचने का विषय है कि हमारे पास जो ये वाली सिचुएशन थी यहाँ पर a हमारा 2 इंटू समथिंग आ गया, यानी a है उसके अंदर 2 एक फैक्टर है, a इज इक्वल टू 2m है। ऐसे हमारे पास b है उसके अंदर 2 इंटू n आ गया। तो a एंड b जो दोनों है उसके अंदर 2 जो है कॉमन फैक्टर है, जबकि हमने स्टार्ट में क्या लेट किया था a एंड b को कि a एंड b दोनों क्या है को प्राइम है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर a एंड b को प्राइम ना होकर के दोनों में ही 2 भी कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं आप हेयर वी ऑब्जर्व दैट a and b have common factor 2 other than 1, other than, जब ये को प्राइम थे तब तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 था, बट अब तो 1 के अलावा 2 भी आ गया। इसका मतलब जो हम लेट करके चले थे वो हम गलत चले थे। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आप लिख लेंगे सो
सो आवर सपोजिशन, जो सपोज किया था हमने इज रॉन्ग। क्या सपोज किया था बेटा कि ये क्या है आपके रेशनल नंबर है। देयरफॉर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिए, समझ के कीजिए, मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसको देखिए हम लोग किस तरह से करेंगे, समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको देखो किस तरह से देखेंगे। इसको करने के लिए क्या करना होगा, देखो बेटा हमें ये प्रूव करना है कि 3 + 7 √2 इज एन इरेशनल नंबर, और ये हमारे पास गिवन है √2 एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हमने इसको इरेशनल प्रूव करना है तो हम पहले इसको अपोजिट लेके चलेंगे कि ये इरेशनल ना होकर के रेशनल है, और फिर रेशनल के अकॉर्डिंग उस पर हम कंडीशन लगाते चलेंगे। एक स्टेज ऐसी आएगी जब हमें ऐसा लगेगा कि ये तो गलत है, तो इसका मतलब जो हम लेट करके चले थे वो आपका रेशनल ना होकर के वो नंबर क्या था, इरेशनल। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट 3 + 7 √2 इज ए रेशनल नंबर। हमने ये लेट कर लिया कि जो ये नंबर है ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह 3 + 7 √2 इज इक्वल टू a/b। फिर लिख दीजिए वेयर a एंड b आर कोप्राइम। ओके बच्चों, तो अब आप क्या करेंगे, 7 √2 को लेफ्ट में रखेंगे और 3 को राइट में ले जाएंगे, a/b -3। इसके बाद आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा, a -3b/b, ये हमारा 7 √2। तो जो √2 आ गया हमारा, √2 क्या आएगा बच्चों, दैट इज a -3b ये 7 नीचे आ जाएगा अपॉन 7b। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सिंस a b 3 and 7 are integers। अगर ये इंटीजर्स हैं तो जो राइट साइड में जो भी एक्सप्रेशन बना, अगर a b 3 and 7 आपके इंटीजर्स है तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, सो a -3b/7b इज ए रेशनल नंबर। तो ये 100% हमारे पास एक रेशनल नंबर बनेगा। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर के इक्वल रेशनल नंबर होता है, तो इम्प्लाइज राइट साइड अगर आपकी रेशनल नंबर है तो इसका मतलब इसके इक्वल जो है वो भी एक रेशनल नंबर होगा, इम्प्लाइज √2 इज ए रेशनल नंबर। बट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें √2 को क्या दे रखा है, इरेशनल नंबर। बट गिवन दैट √2 is irrational, therefore our supposition, जो हम सपोज करके चले थे, our supposition is wrong, hence लास्ट में फिर लिख दीजिए 3 + 7 √2 is irrational number, is irrational। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप एक बार समझ में नहीं आता तो 2 बार देखें, बट इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से कर लें। अब ये जो क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टू दिस क्वेश्चन हम अभी करके आ चुके हैं,
तो इसको एक बार फिर से कर लेते हैं फटाफट, सब कुछ हमने इसको समझा रखा है, तो एक बार और करेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या प्रूव करना है हमें? रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले ना रूट 5 एक इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या लेट कर लेते हैं कि जो रूट 5 है वो एक रेशनल नंबर है, ये हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो हम रूट 5 को लिख सकते हैं a अपॉन b के फॉर्म में, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। इसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो दोनों तरफ आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्क्वेयर हो गया, राइट साइड में स्क्वेयर करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया हमारा। 5 इज इक्वल टू बेटा हमारे पास कितना आया, ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 डिवाइड्स ए स्क्वेयर। आप लिख सकते हैं इसको देखकर कि जो 5 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स ए स्क्वेयर। अगर 5 ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो इसके बेस को भी करेगा, एक को भी करेगा, इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स ए। तो अगर 5 ए को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है दैट इज समथिंग मल्टीपल ऑफ 5, तो इसको मैं m लेट कर लेता हूँ, वेयर m इज सम इंटीजर, वेयर m इज सम इंटीजर। ओके बेटा, अब हमारे पास जो ये एक की वैल्यू आई है 5 है, हम यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख लेते हैं और इसमें इसको रख देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप वैल्यू ऑफ ए को रख दीजिए, तो ये हमारे पास आएगा बेटा 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू एक की जो वैल्यू है दैट इज 5m एंड फिर इसका स्क्वेयर करेंगे हम लोग, तो ये हमारे पास आया 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू 25m स्क्वेयर। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ हमारे पास हो गया 5 दैट इज b स्क्वेयर इज इक्वल टू 5m स्क्वेयर। तो इसको मैं 5m स्क्वेयर को लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ और b स्क्वेयर को राइट साइड। अब जैसा हमने यहाँ पे किया था सेम वैसे हम यहाँ पे करेंगे। इसका मतलब ये हो बेटा 5 डिवाइड्स बी स्क्वेयर। अगर 5 बी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 5 बी को भी डिवाइड करेगा, तो इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स बी। तो अगर 5 बी को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि b जो है दैट इज समथिंग मल्टीपल ऑफ 5, तो मैं n लिख देता हूँ 5n, वेयर n इज सम इंटीजर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि a जो है वो भी 5 का समथिंग मल्टीपल है, यहाँ b है ये भी 5 का समथिंग मल्टीपल है। इसका मतलब a एंड b के अंदर 5 आपका कॉमन फैक्टर आ गया, जबकि स्टार्ट में हम लोग इन दोनों को को प्राइम लेके चलते थे। को प्राइम में केवल a की कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है 1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हेयर वी ऑब्जर्व दैट, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्या महसूस हुआ हमें, हेयर वी ऑब्जर्व that A and B have common factor 5 other than 1, क्योंकि स्टार्ट में हम 1 लेके चले थे। A and B have common factor 5 other than 1, therefore our position is wrong। जो हम सपोज करके चले थे पूरा लिखना है इसका, our position is wrong, hence root 5 is irrational number। पूरा लिखना है बेटा irrational। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन हम पीछे भी करके आ चुके हैं, रूट 2 इज इरेशनल। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, वन मॉर्निंग वॉक
3 person step off together and their step measure, मतलब 3 लोग हैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और उनकी जो स्टेप्स है उनकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर, दूसरे कैंडिडेट की स्टेप्स की लेंथ है 42 सेंटीमीटर, जो तीसरा कैंडिडेट है उसके जो स्टेप है उनकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, मतलब तीनों मिनिमम कितनी डिस्टेंस कवर करें कि वो जो डिस्टेंस है वो कंप्लीटली मेजर हो जाए। तो मतलब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको ये भी डिवाइड कर दे पूरा पूरा, ये भी डिवाइड कर दे और ये भी डिवाइड कर दे। अगर उतने आप स्टेप्स ले लेंगे तो तीनों के जो स्टेप हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। यानी ऐसा नंबर जिसको 40 भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे, 42 भी कंप्लीट डिवाइड कर दे और 45 भी कंप्लीट डिवाइड कर दे, तो वो नंबर कौन सा होगा? वो नंबर ऐसा नंबर होगा जिसको तीनों डिवाइड करेंगे। तो तीनों डिवाइड करेंगे तो हम इन तीनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। इसको आप लोग कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? इसको देखो किस तरह से सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन आप लिखिए व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस, यहाँ पे आप आराम से लिखिए मिनिमम डिस्टेंस, minimum distance each should walk, each should walk so that as to some this is complete, each should walk यहाँ लिख दीजिए। इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? एलसीएम। किस किस का एलसीएम लेंगे? 40 सेंटीमीटर का, 42 सेंटीमीटर का एंड 45 सेंटीमीटर, इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कैसे लेंगे? हम 40 के फैक्टर बनाएंगे, उसके बाद हम लोग 42 के फैक्टर बनाएंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 45 के फैक्टर बनाएंगे। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे बेटा? ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 10 और फिर आपका हो गया 5। इसका करेंगे तो बेटा ये हो गया 21, ये हो गया 7 और इसको करेंगे तो ये हमारा हो गया बेटा 15 एंड 3 5 जा 15। ओके, तो यहाँ पे आप लोग 40 के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी 2 की पावर 3, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इंटू 5। हमारे पास जो 42 है इसके फैक्टर कितने हैं बेटा? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और हमारे पास जो 45 है उसके क्या आएंगे बेटा? 3 इंटू 3 मतलब 3 स्क्वायर इंटू 5। अब इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा बेटा? किस किस का एलसीएम? 40 का, 42 का एंड 45। तो देखिए 2 की मैक्सिमम पावर लेते हैं एलसीएम में, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है जो कहीं पर भी हो? 2 की पावर मैक्सिमम 3 है। इसके बाद 3 की मैक्सिमम पावर कितनी बेटा? 2 है। 3 2 का भी हो गया हमारे पास, 3 का भी होगा। 5 की मैक्सिमम पावर कितने हैं? 1 है और 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 7। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है एलसीएम मिल जाएगा। क्लियर? इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा बेटा? ये हो हमारे पास 8, ये हो गया हमारे पास 9, ये हो गया 5 और ये हो गया 7। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 तो ये हो गए और 7 9 जा 63। तो इसको करेंगे तो आपका आएगा 2520। ओके, 2520, 2520 मतलब इतने स्टेप्स उनको, मिनिमम जो स्टेप्स है, मिनिमम जो डिस्टेंस है वो कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे? 2520। तो यहाँ जो इसका आंसर मिनिमम डिस्टेंस इज शुड वॉक सेंटीमीटर आएगा, सॉरी मिनट कर लेना, इसको ठीक कर देता हूँ। ये आएगा स्टेप्स सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर चलना पड़ेगा बेटा? 2520 सेंटीमीटर अगर आप लेंगे तो 2520 में ये 40 सेंटीमीटर जिसके स्टेप्स, जिसका एक स्टेप 40 सेंटीमीटर का है वो भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, 42 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और 45 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो इस तरह की सिचुएशन में हम लोग क्या लेते हैं बेटा? एलसीएम लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देखो,
इसमें क्या बोला गया है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125। तो देखिए इसमें ये बोला गया है कि हमें वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो सिंपल सी बात है, वो इन दोनों से तो छोटा ही होगा। इसमें ये नहीं बोला गया कि वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जिसको ये दोनों डिवाइड करे, ऐसा नहीं बोला गया है। इसमें बोला गया है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो इन दोनों से छोटा होगा, तो इन दोनों से छोटा होगा मतलब HCF की कहीं ना कहीं बात हो रही है। जिसको ये दोनों डिवाइड करे LCM, जो इन दोनों को डिवाइड करे HCF। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5 रिमाइंडर बचना चाहिए एंड 8 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर। तो रिक्वायर्ड जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या होगा, देखो इसमें रिमाइंडर 5 और 8, तो आप 70 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और 125 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर जो नंबर आएंगे उनका आप ले लेंगे HCF। सॉरी मैं थोड़ा जगह नहीं थी यहाँ पे, इसको फिर से कर देता हूँ। HCF पहले लिख देंगे, इसका हमारा क्या आएगा बेटा HCF ऑफ, किसका HCF लेना हमें, 70 में से कितना माइनस करेंगे 5 एंड 125 में से कितना माइनस करेंगे 8। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा बेटा HCF, 70 में से 5 करेंगे तो आपका आएगा 65 और 125 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आएगा 117। तो इन दोनों नंबर का हम लेंगे HCF। तो जो आपका 65 है और जो 117 है, इसके आप फैक्टर बना लीजिए। तो ये तो आएगा 13 और ये होगा 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो हमारे पास जो 65 आए इसके जो फैक्टर है दैट इज 5 इंटू 13, और जो हमारे पास 117 है इसके जो है दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 13। इन दोनों का जो HCF है वो क्या है, इन दोनों का जो HCF है दैट इज 30, जो दोनों में है। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज 30। तो लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर हमें कितना दे 5 एंड 8 दे, तो वो नंबर हमारा होगा बेटा 30। आप इसको चाहो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। इसको जरा सोचिए, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए कि हमने क्या किया, पहले ही 5 और 8 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा कि जो आपका एक नंबर है 70 और एक नंबर है 125, इसको सोचो जरा। हमें लास्ट में रिमाइंडर चाहिए 5 एंड 8, तो आप ऐसा कीजिए इसमें से 5 और इसमें से 8 पहले ही सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, और इस फिर जो नंबर आए हमारे पास, ये जो नंबर आए इन दोनों का जब आप HCF लेंगे, इन दोनों का जब आप HCF लेंगे, जैसे यहाँ पे HCF आया 30, तो जो HCF आएगा वो इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और उसमें मैंने 5 कम लेकर के फिर HCF लिया है। तो जब 65 को 13 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो 65 में 5 ऐड हो गए 70 बन गई, और 117 को भी आपका 13 कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इसमें 8 जैसे ऐड करेंगे तो 125 हो गई। तो 70 को आप 13 से डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा, और 125 को 13 से डिवाइड करोगे तो आपका 8 रिमाइंडर बच जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आप रिमाइंडर को पहले ही सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और फिर जो दोनों नंबर आ रहे हैं उनका आप ले लीजिए HCF। दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 raised to power n कैन नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल। मतलब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 6 raised to power n जो है, इस तरह का आपका कोई भी क्वेश्चन है उसकी एंडिंग कभी 0 पर नहीं होगी। इसको भी आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि
इसकी एंडिंग आपकी 0 पर क्यों नहीं होगी, ये सोचिए। देखो बेटा, आप इसमें सबसे पहले करेंगे 6 रेज टू पावर n इज इक्वल टू, 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3, क्लियर, इसकी पावर n, और इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो जो 6 की पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसके अंदर 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए, क्योंकि 2 एंड 5 दोनों होंगे तो उसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं लास्ट में 0 शिफ्ट होगा, लास्ट में चला जाएगा 0, और लास्ट में अगर 0 जाएगा तो एंडिंग 0 पर हो जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों नहीं है उसके अंदर, इसके अलावा चाहे उसमें और हो, जैसे 2 इंटू 5 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं है 3 है तो, लेकिन 2 एंड 5 का होना कंपलसरी है। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा, तो 0 तो फिर भी चला गया लास्ट में, तो इन दोनों नंबर का होना चाहिए, होना जरूरी है। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि 6 की पावर n के जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए, इसमें तो 2 है, 5 नहीं है, 2 है 3 है, अगर 5 और होता तब तो एंडिंग 0 पर हो जाती। तो इसमें आपने लिखना है सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू पावर n डज नॉट कंटेन, ये लाइन अच्छे से याद कर लीजिए, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू पावर n डज नॉट कंटेन 2 and 5 एज फैक्टर्स, मतलब एज ए फैक्टर 2 and 5 नहीं है, therefore 6 raised to power n can never end with 0। बस इतना सा लिखना आपने। तो आई होप बच्चों आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट जो आपका चैप्टर है उसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने इसमें कर दिए हैं, जिसके आने के पूरे चांसेस है। और इसके बाद जो अगला हमारा वीडियो होगा उसमें नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।